ओके, तो चलिए आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लिनिकल साइकोलॉजी का, नैदानिक मनोविज्ञान का मनोगत्यात्मक मॉडल यानी साइकोडायनामिक मॉडल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिससे नाम जुड़ता है सिगमंड फ्राइड का। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग खंडन करते हैं कि साइकोडायनामिक है तो दो शब्द नजर आते हैं, एक तो साइको और दूसरा डायनामिक्स। जो साइको वर्ड है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑब्वियस है कि साइकोलॉजी को कर रहा है। और दूसरा जो डायनामिक है, डायनामिक का मतलब क्या होता है? गतिशील। ठीक है, साइकोलॉजिकल इसे समझ लीजिए या मनोविज्ञान का समझ लीजिए। मनोविज्ञान की बात हम समझ सकते हैं इसको। तो और मनोविज्ञान किस बात की बात करता है? मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर की। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो मानसिक प्रक्रियाओं पे हम लोग पहुंचते हैं। अब क्या है कि मानसिक प्रक्रियाएं और उनकी गतिशीलता, इसका क्या अर्थ है? इसका यह अर्थ है कि हमारी जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं क्या वो स्टैटिक होती हैं? क्या वो मशीन की तरह होती हैं, रुकी हुई होती है? नहीं, वो हमेशा गति करती रहती है। जिस प्रकार अगर आप पानी की सतह पर मोबिल या किसी ऑयल का, इसकी विस्कोसिटी बहुत कम हो, पतला हो बहुत ऑयल, उसका अगर दो चार बूंद लेयर आप गिराते हैं पानी के सरफेस पे और उसको मिला देते हैं तो क्या होगा कि एक रंगीन, और उसको धूप एक एंगल से मारेंगे तो उस पर कलर फिल्म दिखाई पड़ती है ना, एक परत लेयर दिखाई पड़ती है जो बहुत रंगों से बनी होती है। अगर आप उस लेयर को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक टाइम पे वो लेयर का स्वरूप क्या होता है? बदलता रहता है। लेकिन अगर आप टेबल पर एक मुट्ठी बालू ला करके ऐसे स्प्रेड कर दें, ठीक है, फैला दें उसको, तो आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि टाइम के साथ साथ वो चेंज नहीं हो रहा है जब तक आप उसको अलग से चेंज ना करें। पर यहाँ पर क्या है कि टाइम के साथ साथ अगर ऑयल फिल्म की फोटो ली जाए या फिर अगर ड्राइंग किया जाए उसका, तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो बहुत तेजी से चेंज हो रहा होता है, मूव कर रहा होता है, यहाँ से वहां, वहां से वहां। तो ये जो गतिशीलता है, तो हमारी जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो वैसे ही गतिशील होती हैं। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या होता है कि वो मानसिक प्रक्रियाएं, ऐसा नहीं होता है कि मशीन की तरह स्थिर है कि हाँ ये होगा तो ऐसा होगा, ये होगा तो सर ऐसा। हाँ सर, बोलिए। आज जो है ना हम क्लास नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। ठीक, तो अब जो है हम लोग देख रहे हैं कि जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो गतिशील है, वो स्थिर नहीं है। एक मस्तिष्क में बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही होती है। तो मस्तिष्क को इसके पहले, सिगमंड फ्राइड के पहले, जब लोगों ने जानने समझने की कोशिश की और मानसिक प्रक्रियाओं को जानने समझने की कोशिश की, तो उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त एक टर्म आता है, उसको कहते हैं इरा ऑफ कॉर्टिकल लोकलाइजेशन। ठीक है, थोड़ा भारी भारी अंग्रेजी वर्ड है लेकिन केवल दिखने में भारी है बड़ा आसान। इरा का मतलब समय, कॉर्टिकल, कॉर्टेक्स यानी खोपड़ी, समझ लीजिए एक तरीके से। मतलब कॉर्टेक्स का मतलब तो ब्रेन का अपर लेयर होता है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ मतलब क्षेत्र, समझ इस तरीके से। तो उन लोगों ने क्या हुआ ना, स्टार्टिंग में जैसे कुछ पेशेंट्स वगैरह का हम लोग साइकोलॉजी में केस स्टडी पढ़ते हैं, जब आप न्यूरो साइकोलॉजी के बेसिक्स पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे पेशेंट्स का नाम आएगा, हैंस का नाम आएगा, और भी बहुत सारे केसेस हैं। एक ऐसे पेशेंट का नाम आता है, फोटो भी आता है, जिसके कि दिमाग में रॉड घुस के इस पार से उस पार हो गया था और वो आदमी रॉड के साथ ही जीवन भर रह गया। ठीक है, रॉड उसका काट दिया गया, खोपड़ी में एक साइड से रॉड घुसा और दूसरे साइड से रॉड निकल गया।
और डॉक्टर्स ने क्या किया कि रॉड को दोनों साइड से काट दिया। अब वो बेचारा रॉड के साथ ही पूरे जीवन जिंदा रहा। तो उसके बारे में इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। फिर सबसे पहले देखिए इरा ऑफ कॉर्टिकल लोकलाइजेशन जो है, यानी कि ये कैसे शुरू हुआ, थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। किसी चीज का जब इतिहास समझेंगे, है ना, जब बैकग्राउंड जानेंगे तब हमको समझ में आता है कि कोई चीज डेवलप कैसे हुई, ऐसी क्या कंडीशंस थी जिसने इस चीज को जन्म दिया और उनका महत्व क्या था। इन चीजों को समझने के लिए थोड़ा हिस्ट्री समझना जरूरी होता है कि किस परिप्रेक्ष्य में वो चीजें अस्तित्व में आई। तो वैसे ही हम लोग चलते हैं। तो स्टार्टिंग के टाइम पे जब ब्रेन पे आपको रिसर्च करना था, ठीक है, ब्रेन के बारे में सब कोई चीज करना था, तो क्या हुआ कि जो लाशें आती थी, जो मुर्दाघर होते थे, या जो एक्सीडेंटल केस आते थे, पेशेंट्स आते थे, तो जो डॉक्टर और सर्जन होते थे जिनके सिर में चोट लग गया या कुछ हो गया, तो ऑब्वियस है कि वही ऑपरेट करेंगे। तो वो जो है सर्जन क्या करते थे कि इंसान की खोपड़ी खोलते थे, चाहे जीवित की हो या मृत की हो। मृत की खोपड़ी क्यों खोला जाएगा? स्टडी के पर्पज से, रिसर्च के पर्पज से। और जीवित की खोपड़ी क्यों खोली जाएगी? ठीक करने के पर्पज से। तो लोगों ने जब काम करते थे तो लोगों ने ये भी देखना चालू किया कि जो है कि अगर मस्तिष्क के किसी सर्टेन एरिया में इंजुरी हो गई, जैसे मान लीजिए कि आपके खोपड़ी के पीछे वाले हिस्से में, जिसको हम लोग ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं, ठीक है, तो उस हिस्से में अगर आपको चोट लग गया, पेशेंट को गहरा चोट लगा है, या फिर वहां का मांस सड़ गया है, या घाव हो गया, या कुछ ऐसा हो गया कि डॉक्टर को वो हिस्सा काट के निकालना पड़ा, तो उससे पेशेंट के जीवन पे क्या असर पड़ा। तो इस तरीके से जब कई ऑब्जर्वेशन आई, 2-3 ऐसे सर्जरी का इतिहास बनता गया। तो जब डेटा कलेक्ट होता गया, ऐसा सर्जरी का डेटा बड़ा हो गया, तो लोगों ने देखा कि हाँ, इस हिस्से को काटने पे ये सिम्टम्स लोगों में आ रहे हैं। तो इससे शुरू हुआ कि खोपड़ी के अध्ययन में, यानी मस्तिष्क के अध्ययन में, कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा हमारे जीवन में किन चीजों के लिए उत्तरदायी है ना, कौन सा हिस्सा है मेमोरी के लिए उत्तरदायी है, कौन सा हिस्सा। हालांकि पूरे बॉडी को तो कंट्रोल मस्तिष्क ही करता है, लेकिन हम लोग चूंकि साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे। हम लोग ये नहीं देखेंगे कि कौन सा हिस्सा डैमेज हो गया तो उससे किडनी फिल्टर नहीं कर पाने लगी सारे वो चीज़ों को, नहीं, वो मेडिकल वाले पढ़ेंगे। हम लोग के किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं? मेमोरी है, लर्निंग है ना, विजन है, फिर आवाज़ सुनने की क्षमता है। तो एवरीथिंग जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है, स्पीच हो गया, मोटर कंट्रोल हो गया, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत स्पेसिफिक वर्ड नहीं है। तो वो एक समय था। तो इससे क्या होने लगा ना कि धीरे धीरे वो ब्रेन का डिटेल्ड डायग्राम बना। एक ब्रॉडमैन नाम के व्यक्ति थे, तो उन्होंने क्या किया कि मस्तिष्क को ऐसे ही पढ़ते पढ़ते 51 हिस्सों में शायद डिवाइड किया है। फिर एक ग्रे नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने ब्रेन का बड़ा डिटेल्ड चित्रण किया। ग्रेज एनाटॉमी आज भी मेडिकल के स्कूल्स में पढ़ाई जाती है और दुनिया भर में सबसे ज्यादा रेपुटेड किताब है। तो एनाटॉमी की, उसको ग्रेज एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। एनाटॉमी का अर्थ होता है कि शरीर के संरचना का विज्ञान। तो ब्रेन एनाटॉमी का मतलब क्या है कि ब्रेन की जो संरचना है, जो संगठन है, उसका अध्ययन, कि कौन सा पार्ट क्या है, कौन से पार्ट का नाम क्या है। जैसे आप लोग जानते हैं कि ब्रेन में जो गड्ढे गड्ढे बने होते हैं, ठीक है, नालिया के जैसा जो बना होता है, और उसके बाद उभार जो बना होता है, तो उसको, उसका भी अलग अलग नाम है। सल्कस और जाइरस कहते हैं उन चीजों को, ठीक है। सल्कस और जाइरस प्लूरल है, और सिंगल में कहेंगे तो सल्की और जायराई, ठीक है। तो इस तरीके से, तो एक ब्रेन का लोब है, उसमें बहुत सारे, तो जितने भी ब्रेन में गड्ढे आपको दिखते हैं, आपको लगता है कि ये रैंडम है, हाँ कैसे भी ऐसे घिच पिच है, नहीं, रैंडम नहीं है, वैसा ही है। और हर एक गड्ढे का और हर एक लाइन का नाम है अलग अलग, और फिर बड़ा सा नाम है, और उसके नेमिंग का सिस्टम है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि एक समय था जब मस्तिष्क का, ब्रेन का लोकलाइजेशन किया जा रहा था और उस तरीके से समझा जा रहा था। लेकिन सिगमंड फ्रायड का इतना ज्यादा क्यों नाम है? लाइक कि जैसे आप कह लीजिए कि अगर आप दर्शन की बात करते हैं तो जो स्थान प्लेटो का है, जो स्थान अरस्तु का है, ठीक है। अगर रिलीजन्स की बात करते हैं तो जो स्थान जीसस क्राइस्ट का है, मोहम्मद साहब का है, भगवान बुद्ध का है, और फिर उनके पहले जो श्री राम का है। तो ऐसे लोगों का समझिए कि जो योगदान है और जैसे नाम होता है, वैसे ही इस फील्ड में सिगमंड फ्राइड का नाम लिया जाता है,
मतलब समझिए कि अगर इस फील्ड के गॉड के जैसे उनका नाम लिया जाता है, आखिर क्यों? यही हम लोग समझेंगे। इसीलिए क्योंकि सिगमंड फ्राइड खुद एक बहुत अच्छे न्यूरो सर्जन थे, ठीक है? वो साइकोलॉजिस्ट नहीं थे। तो वो जब उन चीज़ों का अध्ययन कर रहे थे, तो बताइए कि एपिलेप्सी की एक पेशेंट उनको मिली थी। ये तो पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके थे। तो उनको समझ में आया कि जब उन्होंने देखा मतलब न्यूरो साइंस के नज़रिए से ब्रेन को, तो सब कुछ सही पाया। और सिगमंड फ्राइड जो थे, ऐसे व्यक्ति थे जो कि वाक़ई मतलब क्या बोला जाए कि वो अपने काम में एकदम टॉप, जैसे दा विंची आर्ट में टॉप है, राफेल आर्ट में टॉप है, टॉप आर्टिस्ट हैं दुनिया के। वैसे ही उस तरीके के वो टॉप उनको माना जाता था कि नहीं पता नहीं, लेकिन क्षमता के बेजोड़ थे वो। तो जब फ्राइड जैसे आदमी को सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियस है कि वैसा आदमी तो कुछ नया आविष्कार करेगा ही। वही हुआ। तो उन्होंने बोला कि ना, पता है असली गुण कहाँ है, असल चीज कहाँ लाई कर रही है? असल चीज ब्रेन के टुकड़ों में लाई ही नहीं कर रही है कि अलग अलग टुकड़े करके यहाँ से वैसे हो रहा है, इससे नहीं हो रहा। असल चीज अगर कहीं लाई कर रही है, तो वो है इनकी गत्यात्मकता, कि आपस में ये टुकड़े कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, है ना? और कैसे डायनामिक एक पिक्चर, मतलब एक मूविंग पिक्चर, जैसे इमेजिन कीजिए आप लोग आंख बंद करके कि एक फुटबॉल के स्टेडियम में आप लोग बैठे हुए हैं, और फुटबॉल बहुत तेज गेम होता है। अगर आप पहली बार फुटबॉल देख रहे होंगे किसी स्टेडियम में और आपने पहले नहीं देखा है, तो आंख जो है ना आपका भकचका जाएगी देखने में, आपको समझ में नहीं आएगा गेम, क्योंकि इतनी तेजी से बॉल यहाँ से वहां जाता है ना, इसके पैर से उसके पैर, उसके पैर से उसके पैर, की आंख जो एकदम ऐसे लगेगी अरे ये क्या हो रहा है। ऐसा एक्सपीरियंस हमको भी हुआ एक बार। हम लोग स्कूल में स्टेट लेवल का जो है विमेंस का वो चला था, सीएमएस में मैच चला था। तो उसमें हम लोग स्कूल में फुटबॉल खेलते थे, लेकिन जब रियल मैच देखे ना, तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा किधर से बॉल किधर गया और किधर क्या हुआ। बस इतना पता चलता था गोल हुआ तो हाँ गोल हुआ, केवल स्कोर बोर्ड देख करके गेम समझते थे। तो ऐसा ही पिक्चर था उस टाइम पे साइकोडायनेमिक व्यू की। ये इतना ज्यादा वो डिमांड करता था ना, इतना सरल नहीं था, बड़ा क्लिष्ट सा चीज था। तो कैसे भाई इसको समझा जाए? तो इसके हिसाब से फिर आगे साइकोडायनेमिक मॉडल सिगमंड फ्राइड ने दिया, ठीक है? तो इसी के बाद आया जिसने चीजों को समझने में, नई दिशा से समझने में मदद की, और जो उलझन था, एक प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व कर दिया। हम लोग जैसे कई बार हम पढ़ाते हैं तो डिस्कस करते हैं कि एजुकेशन का मूल उद्देश्य क्या है। एजुकेशन का मूल उद्देश्य एक ही है, वो है आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के योग्य बनाना, ठीक है? जो व्यक्ति प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो उसका नाम समय याद रखता है, किताब में कहीं लिखा जाता है मान लीजिए। इसके अलावा अगर आपका कुछ गोल है तो ठीक है, आप भी सक्सेसफुल समझ सकते हैं आपको, बट आप वो स्टेटस अचीव नहीं कर पाएंगे, माइट बी पॉसिबल। तो आइए अब चलते हैं हम लोग वापस अपने साइकोडायनेमिक थ्योरी पे। किसी को कुछ अंदाजा लग रहा है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं? कुछ गैस लग रहा है हल्का सा, जैसे आप लोग पढ़े कि क्या हो सकता है साइकोडायनेमिक थ्योरी? सिगमंड फ्राइड का नाम ले लिए, वो किधर इशारा करते हैं सिगमंड फ्राइड? वही ईड ईगो सुपर ईगो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस। हाँ, सही जगह पे पहुंचे। तो सिगमंड फ्राइड को यही लगा ना, कि बोला कि यार पहले जब एरा ऑफ कॉर्टिकल लोकलाइजेशन आया तो साइंस अपने बूम पे था, न्यूरो साइंस और ये वैसी चीजें। और उस समय ना मतलब ये लोग हंसते थे डॉक्टर लोग कि यार क्या मतलब ये माइंड आत्मा ये सब भी कहाँ, जो चीज दिख नहीं सकता, जो चीज कुछ कुछ माइंड नहीं होता है, कुछ आत्मा वात्मा, कुछ स्पिरिट स्पिरिट, ये सब कुछ नहीं होता है। जो होता है ब्रेन होता है, ब्रेन में ऐसे ऐसे काम होता है। हम लोग तो खोज के बैठ गए अब। तो उस टाइम पे पहले वाली चीज को खंडन करके जो है, ऐसे बड़े इरा ऑफ कॉर्टिकल लोकलाइजेशन में न्यूरो साइंटिस्ट और सर्जन लोग कि ऐसा कुछ नहीं होता है। और जब जाके फंस गए डेड एंड पे कि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं निकलने लगा, तब जाके वापस इनको माइंड का कंसेप्ट लाना लगा कि आखिर माइंड है क्या। तो माइंड क्या है? माइंड जो इन सारे पार्ट्स और ब्रेन के सारे प्रोसेस का जो एक डायनेमिक मूवमेंट है, यानी फुटबॉल जैसे एक गेम है, तो फुटबॉल गेम क्या है? वो डायनेमिक मूवमेंट है सारे प्लेयर्स और बॉल का। एक भी रैंडम टाइम पे आप अगर फोटोग्राफ खींच लीजिए, समझिए कि फुटबॉल के गेम चल रहा हो और बहुत तेजी तेजी से लगातार फोटोग्राफ खींचे जाए, तो फिर एक फोटोग्राफ के बाद आप एक फोटोग्राफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बॉल का मूवमेंट ऐसे हुआ, प्लेयर का ये मूवमेंट ऐसे हुआ। तो वैसे ही उसको पिक्चर करने के लिए, उस डायनेमिक
पूरे इस चीज को पिक्चर करने के लिए सिगमंड फ्राइड ने ये चीज निकाला। और ये समझना किसी मतलब डायनेमिक चीजों को समझना और डायनेमिक मूवमेंट को समझना किसी कॉम्प्लेक्स और बहुत इंटेलिजेंट दिमाग के लिए ही संभव है, मतलब साधारण लोगों के लिए संभव नहीं है। मतलब हम तो नहीं समझ पाएंगे। तो इस तरीके से आते हैं की कंसेप्ट की बात करते हैं। तो इसका जो की कंसेप्ट है वो यही है। आप लोगों ने आइसबर्ग मॉडल का नाम सुना होगा। आइसबर्ग मतलब ये होता है एक बड़ा सा ग्लेशियर से कटा हुआ टुकड़ा जो होता है बर्फ का, वो तैर रहा होता है। टाइटैनिक मूवी अगर किसी ने देखी होगी, ठीक है, तो लियोनार्डो डी कैप्री और कैथरीन के अलावा भी अगर कुछ याद होगा तो उसमें याद ये होगा कि एक आइसबर्ग बड़ा सा आता है जिससे कि वो टकरा जाता है। और ये लोग जो होते हैं, जो शिप के जो क्रू मेंबर्स होते हैं, जो कैप्टन्स होते हैं, जो नाविक होते हैं, उनको लगता है कि हम लोग जो है ना आइसबर्ग से नहीं टकराएंगे, हम लोग शिप को मोड़ लेंगे। क्यों मोड़ लेंगे? क्योंकि उनको पानी के ये हो गया पानी, ठीक है, और ये हो गया एयर इधर। तो इन लोगों को लगता है कि शिप लेकर के आएंगे और आइसबर्ग है इतना सा, एक आइसबर्ग से वो लोग बच चुके हैं और दूसरे से भी बच जाएंगे। लेकिन उन बेचारों को ये अंदाजा नहीं होता, और शायद पता नहीं उस जहाज में वैसी कोई तकनीक रहती है कि नहीं, या फिल्म के मुताबिक हम कह रहे हैं, रियल लाइफ के मुताबिक नहीं। तो ये लोग सोचते हैं कि निकाल लेंगे बाईपास करके। लेकिन आइसबर्ग का क्या हिसाब है, देखिए इसका जो है ना बहुत कम प्रतिशत हिस्सा जो है वो जो है विजिबल होता है, और असल जो हिस्सा वो क्या होता है, डूबा हुआ होता है, वो ऐसे तैर रहा होता है। तो मान लीजिए कि आप अपने जहाज में से करके जा रहे हैं, ठीक है, और आप देखे यहाँ पे बोले अरे आइसबर्ग इतू सा तो है, बगल से निकल जाएंगे, और बगल से आप निकलने के लिए गए नीचे। नाव भी तो ऐसे तो रहता नहीं है कि एकदम ऊपर है, थोड़ा तो ऐसे जहाज है तो ऑब्वियस है कि नीचे तो रहेगा ही। आप बगल से निकल रहे हैं कट मार करके और इसके आइस में टकरा गया। अब जो आइसबर्ग का जो आइस होता है, तो ऐसा नहीं होता है ये तो आइस है कोई बात नहीं, गल जाएगा, टूट जाएगा, भरभरा जाएगा। भाई वो सदियों पुराना आइस है, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर से। तो वो आइस जो है ना, वो समझिए कि वो पत्थर की तरह हो गया है और उसमें धार हो गया है, शीशा की तरह धार है उसमें। और उससे जब आप स्पीड में टकराएंगे या वो आपसे टकराएगा तो वो चीर देगा। वो ऐसा मत समझिए कि फ्रिज का आइस है, मुक्का मार के चूर रही है हथौड़ा मार के, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो छेद देगा, वो डैमेज कर देगा। बिल्कुल वही चीज हुआ, और टाइटैनिक अपने पहले वो चीज पे डूब गया, पहली यात्रा पे। पूरा हल्ला मचाया गया था, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज, अमीरों की फौज, ऐसे वैसे। बिल्कुल आप लोग अभी ऐसे समझ सकते हैं जैसे अभी के टाइम के पे हम लोग देखते हैं ना कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने के लिए टूरिस्ट लोग बुक करते हैं, दुनिया भर के रईस लोग। और ऐसा एक बहुत बड़ा सा रॉकेट बनाया जाए जो ऐसा हो जाए कि दुनिया का अभी तक का सबसे बड़ा रॉकेट है। उसमें अंबानी, अदानी, इलॉन मस्क, इस तरह के जो लोग हैं कैटेगरी के, नरेंद्र मोदी और फिर डोनाल्ड ट्रंप, ये सब टाइप के लोग जो है बुकिंग कराए हों कि भाई जो है जाना है, ये मानवता के इतिहास में इतना बड़ा कदम है, स्पेस टूरिज्म पे जाना है, वो पूरा उसके लिए बनाया गया हो। और आप रास्ते में निकले हो और रास्ता में रॉकेट जल गया और सारे इंपॉर्टेंट लोग मर गए। तो ऐसा ही केस था, इसी कारण से टाइटैनिक हो गया फेमस। तो उसी के मॉडल पे हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या हो गया कि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो है ये चीज की बात की गई है कि सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और क्या होता है, कॉन्शियस होता है। तीन पार्ट जो इसमें बताया गया, जिसमें कि बोला गया है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, जितना सा दिख रहा है, ठीक है, ये कॉन्शियस पार्ट है। चलिए टाइटैनिक डूब ही गया है तो इसको डुबा ही देते हैं, डूबे हुए को सब भूल जाते हैं। चलिए, तो दिस इज द पार्ट कॉन्शियस। ये हम लोग के मस्तिष्क का कॉन्शियस पार्ट है, जितना सा विजिबल है, जितना सा दिख रहा है। यानी कि ये ओवरऑल जो हमारा साइकोडायनेमिक है ना, जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, उसका केवल 10 मतलब छोटा सा पार्ट है। ऑलमोस्ट हम 10% कह रहे हैं, पर 10% नहीं है, कुछ इसका परसेंटेज नहीं है, ये ऐसा बताया गया है कि बहुत छोटा सा पार्ट है। तो इस तरीके से समझाने के लिए बोला जाता है 10%, कहीं आप 20% पढ़ेंगे, कहीं 18% पढ़ेंगे, इस तरीके से। बट चूंकि ये डायनामिक अप्रोच था, तो सिगमंड फ्राइड ने तो ऐसा कुछ परसेंट जैसा वर्ड यूज नहीं किया था इसके लिए। तो हम लोग आते हैं कॉन्शियस की बात पे। तो ये जो कॉन्शियस वाला पार्ट है ये विजिबल है। अब जो नीचे का जो पार्ट है, इसमें दो डिविजन्स किए गए, एक सब कॉन्शियस और दूसरा कौन बताएगा, अनकॉन्शियस, ठीक है।
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। ये तो आप लोग ऐसे भी जानते ही होंगे, नहीं? चलिए तो सर क्लियर हो गया। अच्छा, तो अब इससे देखिए इतना सा से अभी केवल कॉन्सेप्ट्स की डीलिंग करते हैं हम लोग। तो अब इसको जो है ना आइसबर्ग से हम लोग को तुलना करना है। आइसबर्ग मॉडल इसको कहते हैं, साइकोडायनेमिक थ्योरी का आइसबर्ग मॉडल। ये बताने का एक तरीका है, ठीक है, इसको समझाने का, समझने का एक तरीका है। तो पहले कॉन्सेप्ट पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट पार्ट है, ये बहुत छोटा सा पार्ट है, ये दिख रहा है ऊपर से। और दिखता क्या क्या चीज है बाहर से? मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को अगर ऑब्जर्व कीजिएगा तो क्या दिखेगा? उसका बिहेवियर दिखेगा, थॉट दिखेगा, है ना, परसेप्शन दिखेगा। तो बाहर से क्या क्या चीजें ऑब्जर्वेबल है? क्या मेमोरी बाहर से ऑब्जर्वेबल है? स्टोर्ड नॉलेज बाहर से ऑब्जर्वेबल है, मतलब क्विकली ऑब्जर्वेबल है? नहीं, उसको ऑब्जर्व करने का एक तरीका है। क्वेश्चन पूछते हैं, वैसे करके निकालते हैं। लेकिन बाहर से एक नजर से क्या दिखता है? एक नजर से दिखेगा आपका बिहेवियर, ऊपर ऊपर बहुत छोटा सा पार्ट है। एक नजर से आपका क्या दिखेगा? थॉट्स दिख सकता है जब आप बोल रहे होंगे। और एक नजर से और क्या दिख सकता है? परसेप्शन। परसेप्शन समझते हैं ना, बोध जिसको कहते हैं। जैसे हमने देखा है कि एक लगभग 3.5-4 किलो का एक जानवर है जिसकी शरीर की लंबाई 1.25 फीट, 1.25 फीट के लगभग पड़ती है, ठीक है। लंबी सी पूंछ है जो कि 1 फीट के आसपास है, और अंधेरे में आंख चमक रहा है। गुद्देदार पंजा है, लेकिन पंजा के अंदर नाखून है जो बाहर ऐसे निकल जाता है वुल्वरिन के क्लॉ के जैसा एक्शन के टाइम पे, और म्याऊं म्याऊं की आवाज निकालता है। तो हम लोग क्या समझेंगे उसको कि बिल्ली है, ठीक है। तो यही जो प्रक्रिया है कि इन सारी चीजों को देख करके समझना कि ये क्या है, इसी को कहते हैं परसेप्शन यानी बोध। अब हमने ये एक एनिमल के परसेप्शन का एग्जांपल लिया, साउंड का भी हो सकता है। आप गाड़ी चला रहे हैं, पीछे से हॉर्न मारा किसी ने, आपने साइड दे दिया, तो आपको क्या हुआ? अकाउस्टिक परसेप्शन यानी ऑडियो परसेप्शन, यानी साउंड का आपने परसेप्शन किया। आप चल रहे हैं रोड पर और आपने अचानक से देखा कि कार्य प्रगति पर है का नोटिस आगे लगा हुआ। आपने गाड़ी को स्लो किया और धीरे से ब्रेक मारा, तो आपने क्या किया? आपने विजुअल परसेप्शन किया, ठीक है ना। तो परसेप्शन क्या है कि लोएस्ट लेवल की हम लोग बात करें। अब लोएस्ट लेवल का बात ये मत समझिएगा, लोएस्ट लेवल मतलब हमारे बॉडी से सबसे नजदीक। जैसा हम बताए थे कि हम लोग जब साइकोलॉजी में पढ़ते हैं बिहेवियर को, तो बिहेवियर को पढ़ने के भी विभिन्न लेवल्स हैं ना, किस लेवल पे आप पढ़ते हैं। जिसमें सबसे पहला लेवल है बायोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल, बॉडी के आधार पे, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे हार्मोन्स और ये वो सारी चीजें पढ़ते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। उससे थोड़ा ऊपर लेवल पे होता है, कॉग्निटिव लेवल पे पढ़ते हैं। तो वैसे ही तो जो नीचे के लेवल्स होते हैं उसको लो लेवल कहते हैं, और ऊपर के जो लेवल्स होंगे जहाँ पे हम लोग सोसाइटी की बात करेंगे, है ना, वो सारी चीजें बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की, और कैसे सोसाइटी और इसका ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के इंटरप्ले में चलता है, उसमें क्या क्या चीजें आती है। तो वहाँ पे हम लोग हाई लेवल पे बात कर रहे हैं। यहाँ लो और हाई से मतलब अच्छा बुरा से नहीं है ना, ग्रुप डी और आईएस से नहीं है। यहाँ लो और हाई से मतलब है कि हमारे नजदीक कितना है वो लोएस्ट लेवल, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे इसके, तो थॉट दिखेंगी, परसेप्शन दिखेंगी। अब जो ये चीज हुआ ना, इसको फिर आइसबर्ग को फिर अंदर भी दो हिस्सों में बांटा गया। जो लोग कभी मान लीजिए कि तैराकी वगैरह करते हो, तो उनको आइडिया होगा कि जब आप अच्छे तैराक हो और नदी में वहां जा सकते हो, नदी को मतलब तैर के पार कर सकते हो आराम से, और ऐसी जगहों पे जा सकते हैं जहाँ पे तैर के, जहाँ पे अन्य लोगों का रूह कांप जाए, मृत्यु का डर उनको पैरालाइज कर दे, ऐसी जगहों पे आप तैरते हुए और उतनी गहराई वाले पानियों में और जाते हैं, और आपको गोता भी लगाना होता हो, तो ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि पानी में अलग अलग जगह पे और अलग अलग स्तर पे टेम्परेचर अलग अलग मिलता है। कहीं पे पानी थोड़ा सा आपको गर्माहट वाला फील होगा, कहीं पे ज्यादा ठंडक वाला फील होगा। तो वैसे ही पानी के अलग अलग स्तर पे वैसे ही सेम चीज समुद्र में भी होता है कि कहीं पे ज्यादा प्रेशर, ज्यादा गर्मी फील होती है, कहीं पे जो है थोड़ा
ठंडक ज़्यादा फील होती है अलग अलग लेवल पे, मतलब अलग अलग गहराई के वो चीज़ पे। तो वैसे ही समझिए कि अगर हम पानी का दो भाग में बंटवारा कर रहे हैं कि हाँ इतने गहराई तक ये टेम्परेचर होता है और उस गहराई से और नीचे अगर हम जाते हैं तो टेम्परेचर इतना होता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि एक लेयर जैसा, एक आर्टिफिशियल लेयर काइंड ऑफ थिंग बना दी गई। अब इस लेयर ने डिवाइड किया, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सबसे जो नीचे जो डीपेस्ट लेयर हुआ अनकॉन्शियस। कौन से, अरे यार इस शीशे के ऊपर एक कलम इतना तेजी से चलता है ना, फीडबैक ही हमको नहीं मिलता है कि कौन सा अक्षर लिखे कौन सा नहीं लिखे जब तक हम स्क्रीन की तरफ देख नहीं रहे होंगे। ऑन अनकॉन्शियस, ठीक है। इसके ऊपर आता है प्री कॉन्शियस, जिसको सब कॉन्शियस भी कहीं कहीं कहा जाता है, ठीक है। बहुत जगह आपको प्री कॉन्शियस वर्ड का भी यूज मिलेगा। मूलतः प्री कॉन्शियस वर्ड ही यूज किया गया था, सब कॉन्शियस नहीं किया गया था, लेकिन दोनों एक ही है। या फिर इसकी जगह पे सब। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो प्री कॉन्शियस पार्ट है, यानी प्री का मतलब कॉन्शियसनेस से पहले, है ना, पूर्व चेतन, या फिर क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं, कॉन्शियस को तो चेतन बोलते हैं, अनकॉन्शियस को अचेतन बोलेंगे। चेतन, क्या बोलेंगे प्री कॉन्शियस को? अर्ध चेतन। अर्ध चेतन, अच्छा ठीक है, अर्ध चेतन यानी सब कॉन्शियस बोला गया, लेकिन प्री कॉन्शियस के हिसाब से तो पूर्व चेतन होना चाहिए। चलिए अर्ध चेतन ही रखते हैं हम लोग। हमको ये नहीं समझ में आता, पता नहीं कैसे ट्रांसलेट किया है साइकोलॉजी में इंग्लिश को हिंदी में, तो कुछ सेंस ही नहीं बनता है। खैर, लेट्स नॉट कंप्लेन, लेट्स स्टडी। तो हम लोग देखते हैं कि प्री कॉन्शियस के जोन में क्या होता है। मेमोरी है, मेमोरी को बाहर से तुरंत देख सकते हैं नहीं, उसको निकालना पड़ता है, ठीक है, कॉन्शियस में लाना पड़ता है, रिकॉल करना पड़ता है। मेमोरी के जब मॉडल्स को हम लोग पढ़ते हैं तो 3 लेवल्स को पढ़ते हैं। कौन कौन है वो 3 लेवल्स बताइए? लेवल, हाँ, एक मिनट। एनकोडिंग पहला लेवल होता है, हाँ, दूसरा दूसरा स्टोरेज होता है और तीसरा रिकॉल। और तीसरा रिट्राइवल। हाँ, रिट्राइवल कहिए या रिकॉल कहिए। तो इसमें क्या होता है कि इनकोड करते हैं, मतलब सबसे पहले परसेप्शन होगा, चीजों को हम देखेंगे। ये है इनकोड का मतलब क्या है? इनकोड का मतलब है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम में यूज होता है ये वर्ड यूजुअली। इसका मतलब है कि हमने सूचना जो है दी ब्रेन को, ठीक है, एक सूचना ब्रेन को गई, तो ब्रेन को सूचना गई, ब्रेन ने सूचना को स्टोर किया। अब स्टोर कर लिया तो जब हमको जरूरत पड़ी तो हमने क्या किया, उस स्टोर सूचना को अपने मेमोरी से निकाला, वापस रिकॉल किया, यही है मेमोरी। तो यहाँ पे क्या है कि मेमोरी को क्या है कि मेमोरी का फीचर्स को अगर अगर पूछा जाएगा तो मेमोरी के 2 फीचर्स है, स्टोरेज और रिकॉल है। एनकोडिंग के टाइम पे सेंसरी मेमोरी काम करती है, ठीक है, और फिर हम लोग उसका वो देखे हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी, मेमोरी को भी 3 पार्ट में बांटा गया है। और इन तीनों में से कहीं पे भी अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आपका क्या इसमें गड़बड़ी होगी, मेमोरी में रिकॉल गड़बड़ होगा, क्योंकि जब सही से एनकोड नहीं हुआ है तो रिकॉल फॉल्टी हो सकता है। यूजुअल में तो जनरली अगर पढ़ते हैं बहुत आराम से तो एसोसिएशंस के बारे में नहीं पढ़ा जाता है, बट मेमोरी के साथ जितने एसोसिएशंस तो होंगे, मेमोरी उतने स्ट्रांग वे में आपके पास कंसोलिडेट होगी। कंसोलिडेट मतलब पुष्ट होगी। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास थे, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात थे, सिल पर पड़त निशान। मतलब एक कहानी है, आप लोग सुने होंगे कि एक बहुत भोला सा बालक था, गुरुकुल में गया, वो कुछ सीख ही नहीं पाता था। तो अंत में जो है ना वो पूरा एंग्जाइटी हो गया, पूरा डिप्रेस होकर के बोला कि यार ड्रॉप आउट कर लेते हैं, मुझे कुछ हो नहीं रहा हमसे, हमें यार अभी तक अक्षर ज्ञान नहीं हो पाया, हमको साल भर हो गया। तो निराश होकर वो चला गया तो थक गया, प्यास उसको लग गया, प्यास लग गया तो कुआं पे पानी पीने गया तो देखा कि रस्सी से जो है कुएं के मुंडेर पे दाग पड़ा हुआ है। बस उसको मिल गया उसको यूरेका मोमेंट, बोला अरे तेरी का, यही था मेरा प्रॉब्लम,
पाठ हमको पढ़ाया था, पढ़ भी लेते थे, लेकिन हम अभ्यास नहीं करते थे। उसके मुंह से यही शब्द निकला। उसके बाद फिर वो वापस गया गुरुकुल नए जोश के साथ और बोला कि कैसे नहीं समझ में आएगा, ठीक है हमको भगवान बुद्धि कम दिया है, लेकिन बुद्धि अगर कम दिया है तो हमको विल पावर तो बहुत दी, हम इतना अभ्यास करेंगे। और फिर उस बच्चे ने बहुत ज़्यादा अभ्यास किया और फिर कोई नामी पर्सनैलिटी बन के कोई मुनि या कुछ आचार्य या वैसा कुछ निकला जिसने कि बहुत अच्छा काम किया है। उसी के बचपन की ये कहानी हम लोगों ने पढ़ी है। तो हम लोग यही देखते हैं कि मेमोरी कुछ वैसा ही है। आप जितना बार वो रिपीट होगा ना, वो उतना बार कंसोलिडेट होगा, चीजें उतनी बार कंसोलिडेट होंगी। पढ़ाई का याद नहीं रहता है, थ्योरिस्ट का नाम याद नहीं रहता है, लेकिन गाना का बोल तो एकदम याद रहता है। क्यों याद रहता है? बार बार रिकॉल बहुत ज्यादा हो रहा है ना, तो बार बार आपको इनकोड भी जो है बार बार हो रहा है, इतना बार रिपीट हो रहा है कि चीजें याद हो रही है। तो चीजों को याद करने का तरीका, मेमोरी को कंसोलिडेट करने का तरीका, रिकॉल को इजी बनाने का तरीका, रिवीजन। ठीक है, आप जितना बार गाना सुनते हैं, जितने बार आपको ये बताया जाता है घर में मम्मी के द्वारा कि तुम बेकार हो, नल्ले हो, काहिल हो, और जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है क्योंकि आप सुबह शाम वही सुन रहे होते हैं, तो वैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है हम लोग को। तो चलिए हम लोग आते हैं कि मेमोरी पे। मेमोरी को रिकॉल करना पड़ता है, यानी उसको बुलाना पड़ता है कि बेटा इधर आओ, है ना। अगर कुछ चीज देखा ना, ये क्या है, देखा, नजर पड़ा, कुत्ता है, बुलाया, पीछे से आवाज लगाई, ये क्या है, मेमोरी ने बोला कुत्ता है सर। अच्छा कुत्ता है, ठीक है, बढ़िया। और हमने बोला वो देखो कुत्ता है। तो इस तरीके से चीजें काम कर रही है। अब इसके बाद जो थर्ड लेवल आता है, ये है अनकॉन्शियस। और फ्राइड महोदय को इसमें बहुत रुचि थी। उनको लग रहा था कि गड़बड़ जो है ना यही है जो ऊपर से नहीं दिखता है। सपोज कि आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप समुद्री सैर का आनंद ले रहे हो, यहाँ पे ऐसे खड़े हो, मस्त। अरे ये तो पूंछ बन गया यार इसका, हटाओ। तो यहाँ पे आप खड़े हैं और आप जो है आइसबर्ग के साथ जो है दुनिया घूम रहे हैं, फ्री टूरिज्म, है ना, अलास्का टूरिज्म, समुद्री टूरिज्म, बिना टिकट, बिना पासपोर्ट, कुछ नहीं, जहाँ चाहे एकदम। तो अब आप यहाँ से सिर्फ देखेंगे नीचे, क्या दिखेगा, या इधर देखेंगे क्या दिखेगा, ये तो इजीली दिख जाएगा। और झांक के देखेंगे, मान लीजिए आइसबर्ग इतना बड़ा होता, ठीक है, और झांक के देखेंगे तो यहाँ तक दिखेगा। जो आपको नहीं दिखाई देगा वो ये वाला पोर्शन है, इस लाइन से नीचे का चीज आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस लाइन से नीचे जितनी भी चीजें हैं वो दृष्टिगोचर नहीं होंगी। तो जब दृष्टिगोचर नहीं होंगी तो भाई उसको निकालने का कोई तरीका तो चाहिए कि आखिर कैसे देखा जाए इसको। यहीं पे फ्राइड महोदय का इंटरेस्ट लाई करता था। और फिर आगे अस्तित्व में आया प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, जो प्रोजेक्ट करे, जो निकाल करके बता। से प्रोजेक्टर क्या करता है, उसके अंदर की जो चीजें होती है उसको फेंक के बाहर दीवार पे ऐसे करके दिखाता है। तो उसी का मतलब प्रोजेक्टर की तरह दिखाना है ना, भीतर से बाहर की तरफ निकाल देना, प्रोजेक्टिव टेक्निक, यानी अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में लाना। अब जो प्री कॉन्शियस है, ठीक है, या जो अर्ध चेतन है, उससे भी क्या करते हैं, कॉन्शियस में लाते हैं। मेमोरी यहाँ पे, दूसरा स्टोर्ड नॉलेज, ये दोनों चीजें क्या होती है, इसमें रहती है। और क्या हो जाता है कि कई बार हम लोग इसको इतना रिपीट करते हैं, इतना रिपीट करते हैं, इतना रिपीट करते हैं कि कॉन्शियस में आ जाता है। जैसे पहाड़ा, अक्षर ज्ञान, उसको आपको मेमोरी से वो चीज नहीं। कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग जैसे जो पेशेंट्स होते हैं कई बार, जिनकी यादाश्त खो गई, ठीक है, या कुछ हो गया, और उसके बाद आप देखिएगा कि अगर यादाश्त खो गया, दैट मीन्स कि मेमोरी का जो स्टोरेज वाला पोर्शन था वो खत्म हो गया, कट गया, फट गया, जो भी हो गया, ब्लड जमा हो गया, तो फिर वो भाषा कैसे बोल पा रहा है? आखिर भाषा भी तो मेमोरी में ही डाली गई थी ना, बचपन में ABCD सिखाया गया था। तो ये चीज देखिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, जेवा पे सरस्वती का वास होना, जीभ पे एकदम। जो नॉलेज है, जो नॉलेज आपको वही काम आएगा जो आपके या तो इस एरिया में है, और उससे भी अच्छा है कि इस एरिया में एकदम मुंह पे कंठस्थ है। हम लोगों ने इतना रिपीट किया वर्ड्स को, इतना ज्यादा रिपीट किया कि हम लोग के आसपास वर्ड्स ही वर्ड्स हैं, ध्वनि ही ध्वनि है, शब्द ही शब्द है, अक्षर ही अक्षर है, आप उससे बच के कहीं नहीं जा सकते। तो क्या हो गया कि वो हमारे कंसस वो चीज में आ गया, लैंग्वेज किस में आ गया, कॉन्सस डोमेन में आ गया, जीवा पे सरस्वती का वास हो गया। तो हम लोग इसका यूज अपने पढ़ाई में भी कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं कि इतनी बार पढ़ जाओ कि मतलब सो करके भी उठे हैं, एकदम भकवाया हुआ भी है, कोई पूछ दे तो निकल जाए मुंह से, वही चीज है।
और बस वही एकदम कर रहे हैं, माला जाप जैसे नहीं करते उस तरीके से रिवीजन। अब इसका दो तरीका हो सकता है, आप तो याद बैठ के रटिए, रिवाइज कीजिए, और या तो इतना इंटरेस्ट आप उसमें लीजिए कि आप अलग अलग लोगों की चीजें उसके बारे में पढ़ रहे हैं, किसी राइटर ने ये लिखा, किसी राइटर ने, तो भी तो रिपीट हो रहा है ना। रिपीट करने का भी क्रिएटिव तरीका हो सकता है, इंटरेस्टिंग तरीका हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप बैठ के रट्टा ही मारे। तो हम लोग आते हैं थर्ड पोर्शन पे। यहाँ पे क्या क्या रहता है जो अनकॉन्शियस है? यहाँ पे रहता है इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? फियर, सेल्फिश मोटिव्स कहा जाता है, ठीक है। अब ब्रेन भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। जब ब्रेन को हम लोग पढ़ते हैं ना, तो आपको लगेगा कि मतलब इतना इंटरेस्टिंग है कि शायद मन करेगा कि साइकोलॉजी छोड़ दे और न्यूरो साइंस में काश डिग्री की होती, जो कि अब हमको लगता है कि काश बैचलर्स इन न्यूरो साइंस किए होते। 2003 से ही भारत में एक जगह पे बीएससी इन न्यूरो, हाँ बीएससी इन न्यूरो साइंस की डिग्री हो रही है अभी। नहीं, एमएससी हो रहा है, सॉरी, एमएससी इन न्यूरो साइंस, जिसमें साइकोलॉजी के किए हुए बच्चे एमएससी कर सकते हैं। और अभी बैचलर्स एक दीन दयाल करके कोई कॉलेज है दिल्ली या एनसीआर के आसपास, सिर्फ उसमें बीएससी इन न्यूरो साइंस हुआ है, भारत का शायद एकमात्र कॉलेज है अभी तक के हिसाब से। अब धीरे धीरे तेजी से खुल रहा है, तो इसमें ब्रेन साइंसेस की पढ़ाई होती है। तो ब्रेन के बारे में इंटरेस्टिंग चीज क्या है? मान लीजिए कि ऐसे एक खंबा है, ठीक है। इस खंबे पर हमने लाकर रख दी ऊपर में एक, रख दिया एक टमाटर, देखते जाइएगा, ऊपर से पड़ गया बर्फ, ठीक है, और बर्फ पड़ गया, हवा चली, इधर से हवा चली, ठीक है, तो बर्फ इस तरीके से पड़ा, ये वाला एरिया बड़ा हो गया इस तरीके से, ठीक है। ठंड और ज्यादा बढ़ गई, बाहर का एरिया कठोर होकर आइस में कन्वर्ट हो गया। व्हाट इज दिस? ह्यूमन ब्रेन। ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। ये डंडा है, बांस है, इसके अंदर क्या होता है? बांस के अंदर एक छेद होता है ना, होल, वही है ये। उस होल के अंदर जो ब्रेन का पोर्शन गया, जो बर्फ का पोर्शन गया, समझिए कि ये हो गया जो पानी भरा, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया। बाहर वाला जो हिस्सा है इसको वर्टिब्री कहता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी। एक को कहते हैं वर्टिब्रा, और एक से ज्यादा है, चूंकि समूचा कलेक्शन है तो इसको हम लोग कहते हैं रीढ़ की हड्डी। तो एक बांस के ऊपर रख दिया एक टमाटर और उस पर बर्फ पड़ गया। इस तरीके से आप इसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन पढ़ सकते हैं, यानी कि ब्रेन इवोल्यूशन के साथ, यानी कि जब हम लोग बैक्टीरिया के फॉर्म में, जीवाणु के फॉर्म में थे, और तब से हम लोग बदल करके बन गए हैं इंसान, जिसकी खोपड़ी इतनी बड़ी है, इसका फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये समझ लीजिए कि यहाँ पे नाक लगा दिया, यहाँ पे मुंह लगा दिया, ठीक है, आंख लगा दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से, मुंह बड़ा गंदा हो गया है, ये तो थ्रोट का खैनी खाने तो कैंसर वाला मरीज लग रहा है। बढ़िया मुंह बनाते हैं थोड़ा सा। हमको ही नहीं समझ में आता है, खैनी और तंबाकू के उस पे जब इतना खराब चित्र बना होता है, कैसे लोग खा लेता है उसको? देख के लगता नहीं है यार इतना, मतलब हो सकता है मेरे साथ सरकार ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन दीवानों की बात ही अलग है, वो खाना ही है। तो खैर चलिए, अब हमने कर लिया है काम अपना। यहाँ पे हमने इस तरीके से ना ब्रेन डेवलप होता है, ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स हैं। अब यहाँ पे हमने बर्फ गिरने की बात की। आप लोगों ने एक चीज नोटिस नहीं किया होगा, हम नोटिस करवाते हैं। ये जब व्यक्ति ने डंडा लगाया, सबसे पहले डंडा लगा, उसके बाद उस पर टमाटर लगा, उसके बाद बर्फ पड़ा, बर्फ पड़ने के बाद कुछ टाइम के बाद हवा चली, फिर बर्फ पड़ा, और हवा के कारण एक सर्टेन एरिया पे जहाँ पे बर्फ पड़ी वो बड़ा हो गया। तो इसमें एक चीज टाइम वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, और इसमें क्या है कि सर्टेन टाइम लगा, जिस टाइम पे रखा गया तुरंत तो नहीं पड़ी, एक सीजन चेंज हुआ,
तो ऐसे ही आप इवोल्यूशनरी ब्रेन टाइमलाइन को समझते हो। इसीलिए ब्रेन, ये जो पूरा का पूरा ब्रेन है ना हम लोग का, ये कौन सा ब्रेन है? ये तब से लेकर के अब तक का ब्रेन है जब तक हम लोग रेप्टाइल हुआ करते थे। रेप्टाइल का मतलब हम लोग का मतलब है कि हमारा जो डीएनए था, हमारा जो इंफॉर्मेशन है, हम लोग क्या है, अगर साइंस के व्यू से बात किया जाए तो साइनोबैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बनने तक के बीच में जितने चेंजेस हुए, जितना हम लोग का बॉडी में चेंज हुआ, स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, हम लोग के रेस में चेंज हुआ, सारा का सारा इंफॉर्मेशन हम लोग के अंदर कैद है। एक स्टूडेंट कम दिख रहा है, दिव्या आई थी ना? चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं कि कैसे पूरा का पूरा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मेमोरी और पूरा खजाना लेकर के हम लोग चलता फिरता है ऑर्गेनिज्म है, और उसी में हम लोग का ब्रेन डेवलप हुआ है। तो हम लोग के ब्रेन के अंदर रेप्टाइल का भी ब्रेन है, हम लोग के ब्रेन के अंदर इंसेक्ट का भी ब्रेन है, हम लोग के ब्रेन के अंदर चौपाई जानवर जो होते हैं मैमल्स का भी ब्रेन है, और हम लोग के ब्रेन के अंदर ह्यूमंस का भी ब्रेन है। तो बड़ा रोचक है कि अलग अलग पार्ट्स हैं। तो लोगों ने क्या किया कि जो प्राचीन पार्ट्स थे, तो उनको, अब प्राचीन मतलब क्या है, यहाँ पे समय देखिए, सबसे पहले क्या था, टमाटर रखा था ऊपर में, तो भीतर का जो एरिया है ब्रेन का, उसको हम लोग एंशिएंट ब्रेन कहते हैं, पुराना ब्रेन, ठीक है, ठीक है। और बाहर वाला जो एरिया है उसको हम लोग कहते हैं नया ब्रेन, यानी नियोकॉर्टेक्स, ठीक है। तो नियोकॉर्टेक्स कह दिए। पीछे भी इसका एक हिस्सा है सेरिबेलम, अलग टाइप से डेवलप। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली याद रख सकते हैं कि ब्रेन के हिस्से अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से डेवलप हुए। अब अगर हम किसी से पूछें कि इंटेलिजेंस का पहला फॉर्म क्या है, सबसे प्राचीन फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस क्या हो सकता है किसी जीव में, कोई बताएगा? सेल्फ सस्टेनेंस की तरफ अगर कोई जीव बढ़ा हो, सबसे प्राचीन फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, नीड, जरूरत, जरूरत, और इस बात को पहचानना कि हमारी ये जरूरत है, ये सबसे पहला फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस रहा है हम जीवों में। तो जब हम अपने जरूरत को पहचानते हैं कि यार हमें इस चीज की जरूरत है, फॉर एग्जांपल हमें फूड की जरूरत है, हमें स्लीप की जरूरत है, हमें प्रोक्रिएशन की जरूरत है, मतलब आगे वंश वृद्धि की जरूरत है, तो इस जरूरत को पहचानते हुए हम एक्ट करते हैं। तो सबसे पहला इंटेलिजेंस क्या है? जरूरत, और उसको पहचानना, बेसिक फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस जो डेवलप हुआ सभी जीवों में, आप देखिएगा इंसेक्ट तक में है ये चीज। दूसरा प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, इमोशन, भावना। जब इससे जीव ऊपर बढ़े, ठीक है, नीड से जब ऊपर बढ़े, तो उनमें भावना डेवलप हुई, पितृत्व की भावना, मातृत्व की भावना, ग्रुप की भावना, सुरक्षा की भावना, ठीक है, तब जाके उनमें ये डेवलप हुआ। तो भावना जो है, इमोशन, एक प्राचीन फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस है, जो कि जैसे जैसे जीव इवॉल्व होते गए तो उनके शरीर में और उनके मस्तिष्क में इवोल्यूशन होता गया, ताकि वो और बेहतर कर पाए जीवन को, तो उनमें भावनाएं आई। तो भावनाओं के द्वारा चीजें फिर बदली, सभ्यता उनकी और बढ़ी, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का चक्का एक स्टेप और आगे बढ़ा। तीसरे में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आता है इंटेलिजेंस। अब आप कहेंगे कि तीनों इंटेलिजेंस का ही फॉर्म है, हाँ इंटेलिजेंस का ही फॉर्म है, लेकिन इसके लिए एक अलग वर्ड इंटेलिजेंस यूज किया गया, ठीक है, यानी बुद्धि। तो बुद्धि के बहुत सारे अवयव है, तर्क शक्ति है ना, रीजनिंग है, लॉजिक है, ये सारी चीजें हैं। तो ये वाला चीज जो मिला ना, अभी तक हम लोग इंसान मानते हैं कि ये करने में केवल हम ही लोग सक्षम है, इसीलिए हम लोग ये समझते हैं कि इवोल्यूशन के सबसे जो टॉप पायदान पे, अगर ब्रेन के इवोल्यूशन के सबसे टॉप पायदान पे अगर कोई जीव है धरती में या ब्रह्मांड में, तो वो इंसान है, ऐसा अभी तक माना जाता है। इसका लैंग्वेज का इवोल्यूशन हो या बहुत सारी चीजें हैं, और माना वही जाता है जो अब तक खोजा गया हो, ठीक है, जो नहीं खोज, जैसे अगर इसके विपरीत खोज गया, अगर पता चला कि नहीं डॉल्फिन और ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो फिर वो रिवर्स हो जाएगा। कुछ कुछ रिसर्चेज में ऐसा आया भी है। और क्या हुआ, आप लोग के लिए एक टास्क देते हैं, ठीक है, छोटा सा, ये छोटी टास्क क्या देंगे, क्या दे दिया जाए क्या? चूहा का ब्रेन सर्च कीजिएगा, ठीक है, नेट पे माउस ब्रेन करके सर्च कीजिएगा, और इंसान का ब्रेन का सर्च कीजिएगा, दोनों को कंपेयर कीजिएगा। तो कंपेयर करके देखिएगा कि क्या कुछ मिलता जुलता सा पार्ट लग रहा है, दोनों के ब्रेन में क्या अंतर मिलेगा वो भी हम बता देते हैं। माउस का ब्रेन एकदम मिलेगा नीट एंड क्लीन, एकदम चिकन चाक प्यारा था एकदम, उसके ऊपर कोई भी ना
ग्रुप्स ग्रुप्स ऐसे बना हुआ नहीं मिला। ग्रुप्स मतलब लाइन ही है, जैसे हम लोग का ब्रेन गंदा सा लगता है ना, पूरा एकदम झुर्री वुर्री पड़ा हुआ, वैसा नहीं। और इंसानों का ब्रेन क्या होगा, पूरा झुर्री उर्री ऐसे पड़ा हुआ मिलेगा, एकदम मेसी सा ऐसे मिलेगा। जितना इंटेलिजेंट, मतलब ऐसा मानना है कि जो जीव जितना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, जितना ज्यादा इवोल्यूटेड होगा, उसके ब्रेन में उतनी ज्यादा झुर्रियां होगी। अब झुर्रियां क्यों होगी ज्यादा? झुर्रियां इसीलिए होगी कि ब्रेन बड़ा हो रहा है, लेकिन वो छोटे खोपड़ी में अटने की कोशिश कर रहा है। जैसे कपड़ा को अगर आप मचोड़ करके पॉकेट में रखना चाहे अपने शर्ट को खोल करके, तो कपड़ा मचुरा जाएगा। बस वैसे ही है, सिंपल सा लॉजिक है कि खोपड़ी छोटी है और अंदर का माल बड़ा है, तो उसको किसी तरह तो हटना है। ठीक है, अब ये साइकोडायनेमिक्स से कैसे जुड़ता है, ये दोनों जब थ्योरीज जुड़ती हैं तो कितना बेजोड़ चीज बनता है। तो यहाँ तक हमने जाना कि ब्रेन के, तो हमने बात की थी इसके पहले कि ब्रेन के एंशिएंट पार्ट्स है, तो जो पुरानी चीजें रह रही होगी, नीड की बात है, भावना की बात है, जो पहले डेवलप हुआ है हमारे बिहेवियर में, सबसे पुरानी चीजें आई, वो लॉजिक की बात है ना कि वो कहाँ रिसाइड करेगी, वो सेंटर में रिसाइड करेगी, टमाटर के आसपास, इन इलाकों से कंट्रोल होगी। और जो मॉडर्न पार्ट है, इंटेलिजेंस है, लैंग्वेज है और ये चीजें हैं, वो कहाँ रिसाइड करेगी? वो रिसाइड करेगी यहाँ पे, ऊपर के हिस्सों में, बाहर के हिस्सों में, जो नियो कॉर्टेक्स है ना। तो एंशियंट ब्रेन में इसी को लिम्बिक ब्रेन भी कहते हैं, भीतर वाले पार्ट को, इसी को रेप्टाइल ब्रेन भी कहते हैं समझने के लिए। और स्ट्रक्चर भी देखेंगे अलग अलग है। नियो कॉर्टेक्स जो है, मतलब ऐसा लगेगा कि फैट का गुच्छा है, एकदम बुदबुदा सा, गंदा सा। और अंदर देखिएगा तो अंदर का थोड़ा चिकन चाक मिलेगा। हाइपोथैलेमस को आप देख लीजिए, माउस ब्रेन से आपका हाइपोथैलेमस मिलता है देखने में। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस एकदम चिकना प्लेन सा होगा, मस्त, ठीक है, बेसिक फंक्शंस करता था। उसके बाद कॉर्टेक्स डेवलप हुआ, और हम सब इवोल्यूशन के क्रम में हैं, पता नहीं 400-500 साल के, या और ये जब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ये करोड़ों वर्षों के टाइमलाइन में बात हो रही है। ठीक है, तो करोड़ों वर्षों के टाइमलाइन में 400-500 साल कोई मायने ही नहीं रखता। इतना माइन्यूट चेंज हुआ कि शायद हम लोग पता भी नहीं चल पाए। लेकिन हो सकता है कि 60-70 हज़ार 1 लाख साल के बाद जो है हम लोग का ब्रेन किसी अदर फॉर्म में डेवलप हुआ वो मिले। तो यहाँ हमने देखा कि ब्रेन के पार्ट्स, एंशिएंट पार्ट्स, मॉडर्न पार्ट्स, उनका फंक्शन अलग अलग। और यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? इंस्टिंक्ट, फियर, सेल्फिश मोटिव्स, अनकॉन्शियस पार्ट। तो अब जोड़िए कि इंस्टिंक्ट है, फियर है, सेल्फिशनेस है, ये कहाँ जुड़ रहा है? क्या लॉजिकल इंटेलिजेंस से जुड़ रहा है या फिर पुराने ब्रेन से जुड़ रहा है, भावना से जुड़ रहा है? भावना से जुड़ रहा है ना। फियर की बात प्राचीन इंटेलिजेंस है। कीड़ा को भी डर लगता है कि हमको कोई खा ना जाए। ये ऐसा नहीं है कि इंसानों को भी डर लगता है। इंसानों ने भले लॉजिक लगाना शुरू कर दिया है ना, नेट का एग्जाम देना चालू कर दिया, पीजी करना चालू कर दिया, तो ये हम लोग के लिए फंक्शन हो गया। लेकिन डर तो मछली भी रही है जो पानी में है, इंस्टिंक्ट तो उसके अंदर भी है, सेल्फिशनेस तो उसके अंदर भी है ना। मछली अपने छोटे छोटे, भूख लगता है बच्चों को खा जाती है, सांप अपने बच्चों को खा जाता है। तो आपका जो ब्रेन का वो वाला पार्ट है जो इंस्टिंक्ट को, फियर को, सेल्फिश मोटिव्स को प्रोसेस कर रहा है लॉजिकली, वो कौन सा पार्ट होना चाहिए, बाहर वाला या फिर भीतर वाला? भीतर वाला। भीतर वाला। और तो इसी तरीके से फिर उसके ऊपर का जो पार्ट है, तो ये जो साइकोडायनेमिक थ्योरी है ना, ये न्यूरो साइंस के साथ बड़ा गजब बैठती है। और सोचिए कि इसी जीनियस को समझने वाला और रिसर्च करने वाले थे सिगमंड फ्राइड। ठीक है, ये चीज हमको कैसे पता है? क्योंकि फ्राइड के बारे में हम पढ़े हैं डिटेल में, तो हमको मालूम चला कि इस तरीके से फ्राइड का वो काम देखे, फ्राइड का ये काम देखे, और हमको लगा कि फ्राइड को ऐसे कैसे लगा होगा कि इस तरीके का थ्योरी हम बना ले। आखिर उसके दिमाग में ये हिट कैसे किया कि 3 पार्ट है ब्रेन का, इसके दिमाग में ये आइडिया आया कहाँ से होगा? तो हमने फ्राइड का बैकग्राउंड चेक किया कि फ्राइड किन किन चीजों पे पढ़े हैं, किन किन चीजों पे उन्होंने लेख लिखा है किसी चीज के ऊपर। जैसे आप कोई रिसर्च पेपर पढ़े या कुछ पढ़े तो उसके बारे में ओपिनियन दिया, जिक्र किया, तो इस चीज का हमको जिक्र मिला कि वो न्यूरो में थे और उनको ब्रेन का इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बहुत पसंद था। उसका कारण ये था कि चार्ल्स डार्विन का एक चचेरा भाई था, हमको नाम याद नहीं आ रहा, वो भी साइकोलॉजी के फील्ड में उसका नाम आता है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो इवोल्यूशन की बात करते हैं कि ये है ना कि पहले इंसान मतलब पानी में था, मछली था, फिर उसके बाद एम्फीबियन बना, फिर उसके बाद जानवर बना, फिर धीरे धीरे करते करते इंसान बना। बहुत हद तक लोग ये भी कहते हैं कि विष्णु पुराण में उसी सीक्वेंस की चर्चा है और उससे इंस्पायर्ड, अब इंस्पायर्ड है कि नहीं पता नहीं, बट दोनों मैच तो करता है। तो अब इससे देखिए हम लोग का 2 चीज क्लियर हो गया, एक ब्रेन का बेसिक्स क्लियर हो गया कि कौन से पार्ट में क्या चीज है। अगर आप एग्जाम में तुक्का लगाने पे आते हैं और आपको जानकारी नहीं है, तो ब्रेन का जो है ना एक प्रिंट आउट करके कहीं पे या कैफे से कलर प्रिंट आउट करा के 2-4 एंगल में, एक एंगल में नहीं,
कटा हुआ ब्रेन, नीचे से ब्रेन, सामने से ब्रेन, बाएं से, और उसमें नाम लिखा हुआ अपने रूम में चिपका लीजिए। ब्रेन का पार्ट्स मत याद कीजिए, ठीक है, पार्ट्स मोटा मोटा याद कीजिए, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, पर जहां पे जिस पार्ट से जो चीज कंट्रोल हो रही है, जो लैंग्वेज का पार्ट है वो वहां पे पेन से या स्केच पेन से लिख दीजिए। और जब रूम में सटा हुआ रहेगा तो इजिली है कि सबको को याद हो जाएगा। और अगर भूल जाते हैं तो इस वाली चीज का यूज कीजिएगा, इस टोमेटो वाला का, ठीक है, ट्रिक का, कि कौन सा पार्ट जो है प्री, अगर मान लीजिए कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दिया, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, प्री फ्रंटल, फ्रंट मतलब सामने वाला जहाँ पे नाक दिख रहा है आपको, उसके खोपड़ी वाला, प्री फ्रंटल के पहले, यानी कि थोड़ा सा और अंदर कॉर्टेक्स का हिस्सा। अब वहां पे पूछ रहा है कि फियर से रिलेटेड जो है, फियर का वो सेंटर है क्या प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, तो क्लियर लग रहा है नहीं, क्योंकि ये तो यार बहुत बहुत बाद में इंसानों में डेवलप हुआ है। फियर तो एकदम तब भी था जब हम लोग मछली थे। तो वो कहाँ पे होगा, बीच के एरिया में होगा। कहाँ पे होगा, अमिगडेला में होगा। इमोशन कहाँ पे होगा, अमिगडेला में। तो ब्रेन का लगभग आपको मैपिंग पता होना चाहिए मोटा मोटा, हर एक, अगर ग्रूव और लाइन इसका नाम याद नहीं रखे हैं तो, और विशेष रुचि रखते हैं तो याद कर लीजिए। ब्रेन को पूरा ड्रॉ किया जा सकता है याद करके, उसका एक एक चीज का नाम याद रखा जा सकता है। फिर मजा आएगा साइकोलॉजी को पढ़ने में, जब आप न्यूरो साइंस से उसको जोड़ेंगे, जब फिलोसफी से जोड़ेंगे, तो आप कंप्लीटली उसको कवर कर पाएंगे। तो ये देखिए, अब ये था कि सिगमंड फ्राइड महोदय ने डायनामिक की बात की, गतिशीलता क्या है, काम कैसे करता है। इसी कारण से उन्होंने एक इस तरीके का मॉडल बनाया समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। क्या ये एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल है? नहीं है। क्या ये किसी एक्सपेरिमेंट के तहत निकला है? नहीं है। ये चीजों को बयान करने का एक तरीका है, समझाने का एक तरीका है और दृष्टिकोण है, ठीक है, थ्योरी है। तो इस तरीके से हमने देखा कि साइकोडायनेमिक थ्योरी के इस तरीके से जो है ये 3 पार्ट में जो है ब्रेन को बांटा। अब उसके बाद जो है, इसके बाद ही हम लोग देखते हैं, तो 3 पार्ट है। इसके अलावा भी आप लोगों ने सुना होगा ईड, ईगो और सुपर ईगो, है ना। फिर डिफेंस मैकेनिज्म की बात आती है। तो आप लोग जो है अपना जो पढ़ेंगे, ये तो समझ तो गए पूरा कि साइकोडायनेमिक मॉडल क्या है, अपनी भाषा में एक्सप्लेन करने की क्षमता आप लोग रखते हैं कॉपी पे। इसमें बात कीजिएगा किसका, इसमें बात कीजिएगा डिफेंस मैकेनिज्म का। डिफेंस मैकेनिज्म पता है सबको? नहीं सर। थोड़ा थोड़ा। ओके। डिफेंस मैकेनिज्म पार्ट है किस कॉम्प्लेक्स का, इसको बता देते हैं किस कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, यानी किस चीज का पार्ट है। डिफेंस मैकेनिज्म पार्ट है इड, ईगो